जब आज भी हमारे घर कोई नया गैस खरीद कर आता है तो माँ उस पर कुछ मीठा बनाती है। हम आज पहली बार बिहार के ज़मीन पर खड़े हैं तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा परोसा जाए। मीठा से मेरा तात्पर्य ये है पत्रकारिता के लिहाज से कि कुछ सकारात्मक खबरें आपको दिखाई जाए। सकारात्मक खबरें नेताजी लोग के पास मिलती नहीं है, जनता जंक्शन इसके लिए जाना भी नहीं जाता है। नीतीश जी की खिंचाई जिस तरीके से मैं करता हूं, आपको लगता होगा कि लौंडा बौरा गया है। बहरहाल सकारात्मकता हमें आज से 10 दिन पहले फेसबुक पर दिखी थी। नेताजी का नाम जानता था, नाम है राजू सिंह। उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। फिर पता करने की कोशिश की और तब मालूम चला कि गोपालगंज के बरौली के साहब हैं और 10 दिनों से खाना खिला रहे हैं। हमने वादा किया कि आपके पास आएंगे, लेकिन कल बरौली में 15 केसेस आ गए। भूमिका थोड़ी लंबी बांध रहा हूं, लेकिन देखना पड़ेगा। तो जब कल बरौली में 15 केसेस आ गए तो डीएम साहब की चिट्ठी आई कि अब यहां पर खाना नहीं खिलाया जाएगा। कुर्सियां रखी गई हैं, कुर्सियों को समेटा जा रहा है, इसमें कार्टून है, सामने तार दिख रही है और ये सब कुछ अब बंद हो चुका है। जब कोरोना से मुक्ति मिलेगी या फिर जब अगला आदेश आएगा तो चालू करने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन हमने जैसा वादा किया था, हम नेताजी के पास पहुंच गए हैं। कैमरामैन से अनुरोध रहेगा कि मेरे साथ चले। और भूमिका लंबी होने के बाद दर्शक थोड़ा भागने लगते हैं, तो नेताजी से बात करनी जरूरी है। नेताजी के साथ उनके समर्थक भी खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है, तो पीछे थोड़ा खसक जाइए। हम जिएंगे तो खबर पहुंचाते रहेंगे। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मास्क के चलते आपको दिखेगा नहीं। नेताजी, आपका नाम है राजू सिंह। तो पहले यही बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, कब से कर रहे थे? एक्चुअली जब कोरोना वैश्विक महामारी जब हुई अपने देश में और जब बिहारी प्रवासी मजदूर जब पलायन करने लगे तो रोड पर कोई उन लोगों को न चापाकल छूने दे रहा था और न कोई खिलाने के प्रयास कर रहा था, इसलिए कि होटल सब बंद था। तो मेरे मन में एक ऐसा आया कि जो अपने बिहारी मजदूर हैं, खाए बगैर मर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ किया जाए। तो मैं देवापुर में इन लोगों के लिए खाने का व्यवस्था किया और विगत पिछले 10 दिन से सुबह में बिस्कुट और पानी और 9 बजे से लेके खाना में भी बढ़िया खाना, चावल दाल और 2 किस्म का सब्जी, सलाद, पापड़, ये सब मैंने खाना खिलाने का प्रयास किया है। क्योंकि गरीब हमारे देश के क्या नाम है कि दूसरे प्रदेश में जाके उस प्रदेश का भविष्य का निर्माण करते हैं, उसका सारी काम करते हैं। तो अगर वो लोग पलायन कर रहे हैं तो उनके लिए भी कम से कम खाने का तो व्यवस्था किया जा सकता है। और यहाँ पे जब खाना हम लोग खिलाए, इसके बाद से उन लोगों का गंतव्य स्थान तक भेजने का भी हम लोग प्रबंध किए थे। वीडियोस में देख रहा था तो खबरें ये थी कि 800 से 1000 लोग रोज खाना खाते थे। मैंने एक दिन आपका वीडियो देखा, जो भी डाला उसने लिखा था कि नॉनवेज वालों के लिए अंडा करी, वेज वालों के लिए अलग व्यवस्था। तो इस महामारी में भी इतना ह्यूमरस कैसे हो सकते हैं आपकी, नॉनवेज अलग और वेज अलग? ना, मुझे लगा कि गरीब ही देश के भविष्य हैं और ये भी निर्माण करते हैं इस देश का, तो कम से कम उन लोगों को भी अंडा करी खिलाया जाए। तो मेरा अपना लेयर फॉर्म है, वहाँ से मैं अंडा मंगवा के और 2000 अंडा का पीस मंगवाया था और सब लगभग 9 बजे से लेके 10 बजे रात तक खिलाने का काम। सामान बचा हुआ है, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, उसका क्या होगा? सामान बचा हुआ है और डीएम साहब का आदेश आ गया है कि कोई भी प्राइवेट भोजनालय नहीं चलेगा। इसलिए 2-3 दिन के बाद इधर कोरोना का महामारी फैल गया है बरौली में, थोड़ा हम लोग भी डरे हुए हैं और मेरे जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी बनती है। तो हम चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो भी सामान बचा हुआ है उसका पैकेट बना के हर पंचायत में जो गरीब लोग हैं उसको चिन्हित करके और उनके यहाँ जो भी चावल, दाल, आटा, तेल और सब्जी का व्यवस्था है उसको भेजवाने का काम करें। अच्छा, इस सेगमेंट का एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जब आपने शुरू किया तो क्या गांव वालों का मदद मिला? क्या लोग आए आपकी सहायता करने? कितने लोग जुड़े आपसे? जब शुरू किए तो कोई मदद नहीं मिला, लेकिन बाद में पूरे देवापुर के लोगों का काफी सहयोग मिला है। और निश्चित रूप से सब लोग, चाहे मेरे गांव के बंदा सिंह हैं, इनका भी सहयोग मिला और जो भी मेरे ग्रामीण लोग हैं उनका भी सहयोग मिला है, खाने में, पिलाने में, सहयोग करने में, लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में। राजू सिंह से बातचीत जारी है। अब राजू जी ये बताइए, अब थोड़ा हार्ड आने वाला है। मानिए आपने लोगों को खिला दिया, लोग खा पिए घर चले गए, कोरोना खत्म होगा, वो फिर चले जाएंगे विदेश कमाने, क्या फायदा हुआ आपके खिलाने का?
खिलाने का मतलब ये है प्रशांत जी कि जो बिहारी लोग हैं पूरे देश में फैले हुए हैं और महामारी के वजह से सब लोग गांव आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं। लेकिन सबसे विकट समस्या है कि इन लोगों के रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए। तो रोजगार का जहां तक मतलब है तो मेरे सोच से, हम तो सरकार नहीं है और न मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल सोच है, इसके लिए मेरा अपना सोच है कि पूरे गाँव में, हर गाँव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाया जाए और छोटा छोटा धंधा अगर लगाया जाए और उस धंधा में अगर बैंक सहयोग करे तो बैंक के सहयोग के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। मनरेगा का जहां तक बात है, सरकार का विशेष ध्यान रहता है कि मनरेगा के माध्यम से, मनरेगा का नाम लीजिएगा फिर आप कांग्रेस में चल जाइएगा। मोदी जी कल आपको कांग्रेस में घोषित कर देंगे। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। मनरेगा कांग्रेस लाया था ना, मनरेगा कांग्रेस लाया था, लेकिन मोदी जी का भी स्कीम है, मनरेगा में काफी फंड दे रहे हैं। लेकिन मनरेगा में मेरा जहां तक सोच है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, मनरेगा में मशीनरी वर्क से ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन मजदूरों को नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन मेरा सोच है कि अगर जनप्रतिनिधि अगर बढ़िया से उस पर काम करे तो मनरेगा के माध्यम से भी बहुत सारे जो मजदूर हैं उनको रोजगार दिया जा सकता है। राजू जी मनरेगा का नाम ले रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं परिचय नहीं दिया था जानबूझकर, क्योंकि जब मैं सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा था तो मैं नहीं चाहता था कि राजू सिंह को कोई ये समझे कि वो अपने स्वार्थ के लिए खाना खिला रहे हैं। अब बता रहा हूं, ये बरौली से पार्षद हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आवाज में मेरी तेज इसलिए आ गई है कि जब कोई विधायक का चुनाव लड़ जाता है और हारता है, फिर पार्षद बनता है और हो सकता है 2020 में चुनाव भी लड़े। तो साहब एक बात बताइए, हम अभी गोपालगंज जिले में खड़े हैं। गोपालगंज में वोटर्स हैं कम से कम 18 लाख। 25 लाख 2011 के जनगणना के मुताबिक आबादी थी। चलते रहिए, आबादी जब 25 लाख थी तो अभी आबादी बढ़ गई होगी। गोपालगंज के आपके बरौली में, जिसके चलते आपको ये खाना पिलाना बंद करना पड़ा, इसलिए क्योंकि बरौली से 15 केस आ गया। आप हमको एक बात बताइए, 3 दिन बाद केस का कंफर्मेशन हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर जांच नहीं होता है। तो आप पार्षद हैं, क्या पार्षद होने के नाते आप विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और लोगों के साथ मिलकर धरना पर बैठे, मुख्यमंत्री जी को ये बताएं कि हमको गोपालगंज में कोरोना का टेस्टिंग चाहिए, क्यों पटना भेजना पड़ेगा? निश्चित रूप से आज हम लोग जिला परिषद में सारे मेंबर, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए थे और हम लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कहीं भी टेस्टिंग नहीं हो रहा है क्वारंटाइन सेंटर पर, तो कम से कम जिला परिषद को ऐसा अधिकार दिया जाए कि हम लोग टेस्टिंग कराएं और उन लोगों को खाने की समुचित व्यवस्था कराएं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा खाने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। सारे जो क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी आए हैं उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और बार बार वो लोग हमको फोन कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या है। तो हम ये पूछ रहे हैं, साफ साफ बताइए, आपके जिले के सांसद साहब हैं आलोक कुमार सुमन, अभी तक जितना जानकारी हमको गोपालगंज में मौजूद नहीं है। तो आपने उनको फोन किया, अगर फोन किया तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप धरना पर क्यों नहीं बैठे कि क्वारंटीन सेंटर गोपालगंज में खुलना चाहिए? माननीय सांसद महोदय फिलहाल दिल्ली में है, मैं उनसे संपर्क नहीं किया हूं, लेकिन मैं भी जनप्रतिनिधि हूं और मेरा भी दायित्व तो बनता है कि बिना किसी बड़े जनप्रतिनिधि को सहयोग लिए हुए अपने स्तर से जो भी हो सकता है अपना काम करें। तो मैं बीडीओ के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से मुझसे जो भी हो सकता है क्वारंटाइन सेंटर पर, चाहे सैनिटाइज की व्यवस्था हो, चाहे मास्क की व्यवस्था हो या ग्लोव्स की व्यवस्था हो, मैं अपने स्तर से करने का प्रयास किया हूँ, पूरे जो मेरे क्षेत्र में है करने का। ये मेरा पहला वीडियो। एक बात बताइए, पत्रकारों को क्वारंटीन सेंटर काहे नहीं जाने दिया रहा? मतलब आप, एक तो पहले मैं क्लियर करता हूँ, ये छोटी इकाई के हैं, ये पार्षद हैं, लेकिन मैं जानबूझकर इनसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ये कल विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आते हैं तो इन भाई साहब की सोच क्या है कि आपका बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बरौली की बात करें तो बरौली में रोजगार कैसे देंगे? पत्रकारों को क्वारंटीन सेंटर में नीतीश जी जाने नहीं दे रहे हैं। मैं आपके पास तो आया हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि क्वारंटीन सेंटर की स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मना कर दिया गया है। तो इन सब पे आप तो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, एक पार्षद क्या बोलता है? मेरे ख्याल से पत्रकार इस देश के स्तंभ हैं और वहीं अपने जो भी इस देश की समस्या होती है पहुंचाने का काम करते हैं। अगर कोई भी सरकार या कोई भी नेता अगर पत्रकारों को रोकने का काम करता है तो गलत काम करता है। इसलिए मेरा मानना, ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसके लिए आपको निर्दलीय भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है, पता है आपको? जी, निर्दलीय मैं इसके पहले भी लड़ा हूँ और निर्दलीय भी लड़ना, अगर जरूरत पड़ेगा तो निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी पद की प्राप्ति की जरूरत नहीं है, मैं समाज सेवा और मानव सेवा के पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसलिए कि जो मैं यहाँ सामूहिक भोजनालय का व्यवस्था किया था, इसमें मेरे बरौली विधानसभा क्षेत्र के कोई नहीं खाने वाले थे। सब लोग, कोई पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय के लोग आते थे, मजदूर, प्रवासी मजदूर, और उन लोगों को हम खाना खिला के भेजने का काम किया है। तो समाज सेवा में किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। रही बात की
क्वारंटाइन सेंटर की, तो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था प्रशांत जी, मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे बद से बदतर स्थिति है। इसलिए बदतर स्थिति है कि यहाँ का प्रशासन किसी भी जनप्रतिनिधि पर विश्वास नहीं करना चाहता है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि कम से कम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर हर पंचायत में मुखिया के माध्यम से या जिला परिषद के माध्यम से भी अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं तो इस तरह की शिकायतें आपको विधायक बनना है आपको? बनना नहीं है। हम खुल के बताइए, ऐसे नहीं होता। खुल के विधायक नहीं बनना है, सेवा कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम तो यहीं रहेंगे, लड़िएगा तो फिर आएंगे आपके घर, पूछेंगे आपसे। अगर पब्लिक चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो एक बात बताइए, अभी लास्ट सवाल है, पूरा अच्छे से जवाब दीजिए, जितना देर देना है हमको। अगर आप विधायक बन जाते हैं बरौली के, तो बरौली के लिए ऐसा क्या करेंगे? आप पास जितना अच्छा समझा सकते हैं समझाइए। अगर जनता का विश्वास और भरोसा रहा, अगर मुझे उस तरह का मौका मिला, तो निश्चित रूप से जिस तरह के प्रशासन में भ्रष्टाचार है और जो अपने इस क्षेत्र के लोग अगर दर दर का ठोकर खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम करूंगा। और इस क्षेत्र में जो दुर्दशा इस कोरोना महामारी के वजह से हो गया है और सारे लोग प्रवासी लोग आ गए हैं अपने गांव में, तो उनको तो रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए यहाँ पे सरकार से कह के या यहाँ स्थानीय बैंक से कह के छोटे छोटे, मेरा अपना मानना है, सरकार का मानना जो भी हो, मेरा अपना मानना है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जिस तरह से एग्जाम्पल दीजिए इस कुटीर उद्योग का। कुटीर उद्योग में जैसे जितना भी छोटा सामान हो उसका उत्पादन गांव में भी, जिस तरह से जीविका की दीदी लोग कर रही हैं, मजदूरों को प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके, जितना भी छोटा छोटा काम है जो उत्पादन हो सकता है, हर गांव में उसका उत्पादन करवा के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। मनरेगा को जिस रूप में मनरेगा का निर्माण किया गया था कि मजदूरों को काम दिया जाएगा, उस सही रूप में मजदूरों को काम देके मनरेगा को माने अमली जामा पहनाने का काम किया जा सकता है और इस क्षेत्र के मजदूरों को और लोगों को रोजगार देने का काम किया जा सकता है। एक चीज और याद आ गया, इसलिए पूछ लेना है, हालांकि अंतिम सवाल पहले ही हो गया था। ये सुना कि किसानों का जो फसल उपज गया है उसका दाम सही नहीं मिल रहा है सर, पता किया आप? हाँ, पता किए हैं। इसमें मैं बीडीओ और बीओ को भी नहीं, पहले बताइए कौन फसल है, फिर बताइए आप। अभी तो जो ओलावृष्टि पड़ा और जितना भी बारिश हुआ, जो गेहूं का खेती जो हमारे किसान भाई किए थे, उसमें काफ़ी क्षति हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं और जो ब्लॉक कृषि पदाधिकारी हैं, सही ढंग से किसानों के फसल का जो क्षति हुआ उसका आकलन नहीं कर पाते हैं और सरकार में अपना पदाधिकारी को खुश करने के लिए किसानों के साथ दुर्व्यवहार और उसके साथ अनहित करने का काम करते हैं, सही आकलन तो नहीं। इस भाषण के अलावा क्या आप कभी जाके बैठते हैं उधर उनकी कुर्सी पर? निश्चित रूप से बैठते हैं और हम काम भी करते हैं और जरूरत पड़ता है तो पदाधिकारी के साथ मेरा वैचारिक मतभेद भी होता है और झगड़ा करने का भी काम करते हैं कि किसानों के साथ इस तरह का सही आकलन किया जाए और उन लोगों को फसल का जो मुआवजा हो वो सही ढंग से दिया जाए। ये राजू सिंह थे जिन्होंने इन्होंने ये कहा कि मैं जाता हूँ, वैचारिक मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। हमारे कैमरा में ये रिकॉर्ड हो गया है। हम पूरा 5 महीना बिहार घूमेंगे और बरौली और गोपालगंज में जितना किसान मिलेगा ना, उनको आपका नाम और नंबर देंगे और कहेंगे कि इनको फोन करो, ही जाएंगे, वैचारिक मतभेद करके आएंगे। बाकी आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। हमारा काम यही है कि हम जिनसे मिले उनको ये बताएं कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो अपने कार्य का निर्वहन सही तरीके से करें। ये अभी विधायक नहीं बने हैं, इसलिए हो सकता है हम पर गुंडे ना भेजे, पार्षद ही हैं, इसलिए हमने खूब अच्छा सवाल पूछ लिया। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे अनीश शर्मा है, मैं प्रशांत राय हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।